क्या आपका एक बैलेंस तज्जिया क्या होगा तुर्किया के बारे में? ना तो सरहद दूर है, ना ही ईरान जैसा फ़ज़ाई ताकत में कमज़ोर मुल्क है। दिफ़ाई सनत उनकी तरक्की कर रही है। उनकी जो फ़ौज है वो भी ईरान से कई गुना ज़्यादा मुनज़्ज़म और जिद्दत पसंद के ऊपर है। ड्रोन्स उनकी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और बहुत बड़ी सनत जो है वो तरक्की कर रही है। तो तुर्किया से पंगा लेना किस हद तक सूदमंद या किस हद तक नुकसानदेह होगा इसराइल के लिए? देखें, ये उसके लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तुर्किया मामूली मुल्क नहीं है, आपने खुद ही सारी बातें बता दी। 3 बड़ी आर्मियाँ जो पाकिस्तान की है, मिस्र की है, तुर्किया की है और 1930 से उनकी डिफेंस इंडस्ट्री काम कर रही है। उनके पास अपने फिर नेटो मुल्क भी है। नेटो मुल्क के ऊपर एक के ऊपर हमला मतलब नेटो के ऊपर हमला करना है। लेकिन इन सब के बावजूद वो इतना करेंगे कि इनको एंगेज रखें, हुँ। इनको बॉर्डर्स के ऊपर एंगेजमेंट रखें। फुल फ्लैग जंग के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन एंगेज रखने के लिए और वो अभी नहीं होगा। लेकिन सर जब तक कि सर वो ईरान इंगेज को अपने इंगेज तो पहले मकासद भी में गुल साहब इंगेज तो पहले भी कुर्दों की सूरत में उन्होंने कर ही रखा है। बिल्कुल कर रखा है, तो वो फिर क्या करेंगे? सरफेस टू एयर मिसाइल देंगे। फिर वो इसी तरीके से और चीज़ें देंगे जो कि ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी को काउंटर करेंगी। हुँ। ये वो चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, लेकिन वो पहले ईरान के साथ निपटेंगे। ईरान से निपटे बगैर वो तुर्किया तक नहीं पहुँच सकते, ये उनकी मजबूरी है। हाउएवर मैं इसके ऊपर गुज़ारिश करूँ। अब ये चाहते हैं कि एक ऐसा सेटअप हो जिसके अंदर क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए 27 अक्टूबर को इज़राइल में, तो नेतन्याहू तो गया, ये बात तो वाज़ेह नज़र आ रही है और अगर नेतन्याहू गया तो फिर जो अमेरिकी सदर और उनकी फैमिली से जुड़े कारोबार और एप्स्टीन फाइल के मामलात हैं, वो भी फिर ज़्यादा देर पर्दों के पीछे नहीं छुप सकते। इसलिए बेहतर ये है कि इज़राइल के अंदर हकूमत इमरजेंसी सूरत-ए-हाल में कंटिन्यू करे और इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएँ। ये है वो असल चीज़ जिसको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख रहे हैं, इज़राइल के साथ मिलके देख रहे हैं। ये नूरा कुश्ती Axios.com पे जो हो रही है, जिसके अंदर बताया ये जा रहा है कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम नाशुक्रे हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। भई नाशुक्रे हो तो तुम अगर यही काम किसी और ने किया होता फिर? अगर ये काम पाकिस्तान ने किया होता, सऊदी अरब ने किया होता तो डोनाल्ड ट्रंप तो उस टाइम पे हमले कर चुके होते, उनकी एड बंद कर चुके होते, उनको वीटो करना छोड़ जाते। उनके लिए वीटो कौन करता है? एक एक जिसको कहते हैं ना यूनाइटेड नेशन के अंदर एक करारदाद लाना अमेरिका के लिए कोई मुश्किल नहीं है। किसी मुल्क से कह देंगे करारदाद आ जाएगी, उसके ऊपर वो वीटो नहीं करेगा तो फिर इज़राइल कहाँ खड़ा होगा? लेकिन इसका मतलब ये है कि कुत्ती चोरों से रली हुई है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। तो सर आप समझते हैं कि इस जंग को इतना प्रोलॉन्ग किया जा सकता है कि अगले कुछ साल इलेक्शन को डिले के मंजरनामे में रखा जाए? कितना डिले कर लेंगे? और इतने महाज खोल के किस हद तक उसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट रह लेंगे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सारे केस के अंदर एक और भी तो काउंटर फोर्सेस भी तो होती है ना जो चल रही होती हैं। वो ये कहती हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सारे अपने ज़ाती मफ़ाद देखने तो अमेरिका का मफ़ाद कहाँ गया? हुँ। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक दबाव वो भी है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं, उनका ये सोच रहा है, बाकी तो वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हुँ। असल मसला ये है कि वो कहते हैं कि नवंबर गुज़र जाए। नवंबर गुज़रने के बाद आपको पता है वैसे ही लेम डक प्रेज़िडेंट हो जाता है, प्रेज़िडेंट तो प्रेज़िडेंट ही रहता है। फिर वो जो मर्ज़ी करे, यानी कि चंद महीने भी 6 महीने भी और गुज़र गए, तो वो इज़राइल के अंदर अपने मकासद को पूरा कर लेंगे और नेतन्याहू को एक स्ट्रेंथन हुकूमत के तौर पर वो सामने ले आएँगे या कम से कम प्रोलॉन्ग चलवा लेंगे, 6-8 महीने गुज़रवा देंगे। इस दौरान में अमेरिका का मसला हल हो जाएगा, मिड टर्म इलेक्शन में जो उनको तकालीफ पे सामने नज़र आ रही हैं, वो पूरी हो जाएँगी। ये है इनका मकसद जो फ़िलहाल जिसको कहते हैं डंग टपाऊ पॉलिसी, ये वो डंग टपाऊ पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक कि जंग प्रोलॉन्ग होना दूसरा भी मसला है। अगर एक तरफ इज़राइल उनका इत्तेहादी है, तो अमेरिका के इत्तेहादी अरब ममालिक भी हैं, जो हुँ। इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर वो इन्वेस्टमेंट उन्हों के मुल्कों के अंदर जो मुआशी बदहाली इस टाइम पे
नज़र आ रही है, जो मुश्किलात में वो घिरे हुए हैं, ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ़ एक तस्वीर का रुख देख रहे हैं, अपना ज़ाती मफ़ाद, अपना मकसद, इज़राइल का मकसद, अमेरिका का मकसद नहीं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये अपनी सोच तो हो सकती है, लेकिन इट इज़ नॉट द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट इज़ व्हाई एवरी सेकंड डे उनका कोई ना कोई बंदा या तो मुस्तफ़ी हो रहा है या उसको निकाला जा रहा है। ये अभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पाकिस्तान को एम्बैरेस करवाया है बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने। मामलात तय पा चुके थे, फील्ड मार्शल साहब ईद से पहले चले गए और सारा कुछ वहाँ तय कर पाए। जब सारा कुछ तय पाया, सब चाइना के साथ भी बात हो गई, हर चीज़ तरफ से जो है ईद के फ़ौरन बाद एक खुशी का पैगाम आना था। अब इसके अंदर रोड़े कौन अटका रहा है? ये अगर रोड़े और फिर अमेरिका के ऊपर हमला वहाँ से जो उनके ऊपर हमला और जो शुरू में आपने कहा कि कुवैत के ऊपर हमला किया गया, क्यों किया गया? वो जो 5th फ्लीट वहाँ है, वो तो पहले ही खा फारिग हो चुकी है। सीएनएन की आपने वो प्रोग्राम देख लिया होगा, घोस्ट बेस यानी कि भूतों का रहने वाला बेस, वो तो तबाह-बर्बाद हो चुका है। 5th फ्लीट तो शुरू में ही उड़ा दी थी उन्होंने और साथ ही साथ जो उनके लिए इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि अमेरिकन मिलिट्री प्रेज़ेंस इस टाइम पे देखें 50,000 फ़ौजी उन्होंने वहाँ रखे हुए थे। आखिर वो 50,000 फ़ौजी अभी वो कहते हैं जी हमने चंद जज़ीरों पे हमला किया। वैसे तो वो मिनट-मिनट फुटेज दिखाते हैं, वो जज़ीरों की फुटेज किधर है? हुँ। कोई इंटरनेशनल इदारे ने कोई उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं की। इसका मतलब ये है कि झूठ पे बात कर रहे हैं। अभी परसों पनामा का झंडा लगा हुआ था, तो उन्होंने एमएससी का जो शिप लाइनर था, उसको निशाना बनाया ईरान ने और उसको ठोक के रखा। वो आपने देखा इतना बड़ा सुराख कर दिया उसके अंदर, टॉर्पेडो मार दिया उसके अंदर। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि ईरान मान नहीं रहा, जवाबी हमले कर रहा है अच्छा गुल और साहब, यही वजह है एक कि चीज़ ये इस टाइम पे बताएँ कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। हमने एक लम्हे को ये सुना था कि अगर ईरान के ऊपर इसी तरीके से मुआशी घेरा तंग रखा गया, इसी तरीके से ब्लॉकेड को जारी रखा गया और इसी तरीके से मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकाला गया और यूं ही फ़ज़ा बेचैनी की फैलाई रखी गई, तो ईरान ने ये कहा था कि फिर हम मजबूरन हमले करेंगे और हम अपने आप को खुली फ़ज़ा में लेके जाएंगे, तंग फ़ज़ा के अंदर नहीं रखेंगे। अगर ये हल नहीं निकलता, तो वो जो प्रोवोक करने की कोशिश है जिसे बार-बार किया जा रहा है, तो वो उसका रिएक्शन दुनिया को क्या देखने को मिलेगा और उसके नताइज खित्ते को क्या भुगतना पड़ेंगे? फिर दुनिया को तो रोटी देखना भी मुश्किल हो जाएगी, सीधी-सी बात है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरा अभी ये तो अभी छोड़ें, आपनाए हुर्मुज़ के बाद अभी तो ये तो आपनाए वो ये अपना बाब-अल मंदब बंद करने वाले हैं और ये बात इन्होंने अभी ऑलरेडी इसकी मिलिट्री ऑपरेशन प्लानिंग हो चुकी है। दूसरी जानिब जो है वो तमाम का तमाम उनकी तरसीलात बंद नहीं की जा सकती क्योंकि ईरान के साथ आपको पता है कि उधर अज़रबैजान का भी मामला चलता है। वो भी एक मसला उनका है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, सीरिया के साथ बॉर्डर है, इधर इनके साथ बॉर्डर है इराक के साथ है। तो ईरान के साथ एक अच्छा खासा उनकी तरसीलात तकरीबन मोर और लेस और जो रशिया को भी जा रहा है यहाँ से, वो अभी तक तो उनकी तरसीलात चल रही हैं। लेकिन साथ ही साथ रशिया ने भी तो यही कहा है ना कि ईरान के ऊपर अगर मज़ीद जो है वो किया गया तो फिर नेचुरली उनके लिए मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो जाएगा। दूसरी जानिब आप यूक्रेन को देख लें, रशिया वहाँ से भी उसको पिंच हो रहा है। वो कह रहा है कि जनाब यूक्रेन के साथ अभी इंटेंस हो गई है उनकी जंग, आपके इल्म में है इस बात का। हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के लिए मुश्किलात में शदीद इज़ाफ़ा होगा, अरब दुनिया के लिए ख़ास तौर पर जीसीसी टूटने वाला है और साथ ही साथ तकरीबन टूट ही चुका है। लेकिन दूसरी जानिब जो है अमेरिका के साथ फिर मामलात बहुत खराबी इख्तियार कर जाएँगे अरब ममालिक के और शायद अमेरिका इस टाइम पे ये अफ़ोर्ड ना कर पाए। अच्छा, आप समझते हैं कि ईरान के अंदर ये जो ईद से पहले कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ तबकात जो हैं वो एक पेज के ऊपर नहीं हैं और फिर जब फील्ड मार्शल ने और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा किया, मुख्तलिफ तस्वीर मंजर आम पे आई, पासदारान इनकलाब के चीफ़ की तस्वीर से भी मंजर आम पे आई, तो उससे ये तासुर ज़ायल हो गया कि तमाम अफराद, तमाम तबकात, तमाम नज़रियात एक पेज पे हैं या अभी भी कहीं ना कहीं पे वो रिफ्ट या तज़ाद पाया जाता है? नहीं ये मेरे ख़्याल में टोटल केओस है, झूठ बोला जा रहा है, ईरान के अंदर कोई मसला नहीं है, मसूद पज़ेश्कियान साहब इस्तीफ़ा दे देंगे। भई वो क्यों दें इस्तीफ़ा? डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों ना दे दें इस्तीफ़ा?
प्रॉब्लम तो उनके मुल्क में है, लोग तो उनके मुल्क में निकले हुए हैं, यहाँ तो जो निकले थे वो सेटल डाउन हो गए और बाद में खुद अमेरिका स्कॉट बेसेंट ने जो है बयान दिया, जो कि उनके वज़ीर ख़ज़ाना है अमेरिका का, कि हमने ये करवाया था जो 2025 के आखिर में दिसंबर में शुरू हुई थी शोरिश ईरान के अंदर, तो वो हमने शुरू कराई थी। तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिकन स्पॉन्सर्ड था, वो किल हो गया। वक़्त के साथ-साथ अब जो उनको 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत बड़ी। एक पहली बात ये है कि जो वो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की जो वहाँ तदफ़ीन का काम कर रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि वो एक बहुत बड़ा प्रोसेशन होगा। आज से 1989 में जब आयतुल्लाह ख़ामेनी को जब उनका फ्यूनरल हुआ था, तो उस टाइम पे तकरीबन 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ईरान जो थी वो बाहर आई हुँ, थी। हुँ। और ये याद रखें कि आयतुल्लाह ख़ामेनी के बाद ये जंग के अंदर इनका वाक़या हुआ और उस टाइम पे कहा जाता है कि 10 मिलियन लोग बाहर निकले थे। उस टाइम की 1/5 पॉपुलेशन थी। इस बार वो इसको और वो तारीख के अंदर दूसरा बड़ा जनाज़ा था। तो ये एक यूनिटी का मौका भी फराहम कर देगा। दूसरी जानिब है कि ये एक इससे एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा। दूसरा, मुहर्रम उल हराम शुरू हो रहा है। और मुहर्रम के अंदर आपको पता है कि अहले तशय्युह जो हैं, उनका एक लेवल कुछ और होता है। हुँ। तो वो जो एक जज़्बा का लेवल है, वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 10 टाइम्स मिनिमम। उसके अंदर फिर क्या करेंगे? तो ये वो खतरनाक टाइम होगा, जिसके अंदर वॉर ब्रेक हो सकती है, खुदा ना यानी खास्ता। आपको आपको ये तदफ़ीन भी मुहर्रम के दिनों में होती दिखाई दे रही है। लगता है ऐसा ही है, जी हाँ। क्योंकि इट विल ऐड इस टू द हवाले से फ्यूल। जिन लोगों को दुनिया भर से मदऊ करना है, उनके बारे में जो तफसीलात जमा की जा रही हैं, उससे तो यही अंदाज़ा होता है कि अगर तफसीलात इन दिनों में जमा की जा रही हों, तो फिर तदफ़ीन के मराहिल जो हैं वो मुहर्रम के दिनों में ही होंगे। तो अगर मुहर्रम के दिनों में तदफ़ीन के मराहिल मुकम्मल किए जाते हैं, तो फिर उस पे पसे पर्दा आपको क्या चीज़ें दिखाई देती हैं जो ईरानियों के ज़हनों में चल रही हैं? जी, उससे तो फिर यही है कि एक जो यूनिटी का पैगाम है, स्ट्रेंथ का पैगाम है, डिनायल का पैगाम है और हकूमती एतमाद का पैगाम है कि भाई हुकूमत वगैरह ये जो सारी बातें इधर उधर चल रही हैं, मुख्तलिफ बातें कि जनाब फूट पड़ गई, फलाना हो गया, ये कह दिया, वो कह दिया, ये तमाम बातें जो हैं वो डाई डाउन हो जाएंगी, जिससे एक मजबूत ईरान जो है, जो कि अभी वॉर के एशेज से बाहर नहीं आया, वो मजबूती से बाहर आएगा और दुनिया को एक पैगाम वाज़ेह हो जाएगा कि जो दरमियान में एम्बिगिटी है, जो दरमियान में एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है, वो खत्म हो जाएगा और जब भी क्लैरिटी ऑफ थॉट जन्म लेती है, तो कौमें ज़्यादा मजबूत होके आती हैं। मेरा एक आखिरी सवाल, जो गुल साहब आपने तज़किरा किया कि पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने शर्मिंदा करवाया। पाकिस्तान की पोजीशन ईरान के नज़दीक तो तकरीबन वैसी ही होगी, या फिर आप समझते हैं कि उसमें कुछ दरार आई है? दूसरा ये कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का किरदार इस हवाले से क्या होगा और पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्या हो सकती? देखिए, पाकिस्तान के लिए मेरे ख़्याल में पाकिस्तान फिर अपना डिसीज़न लेगा और वो फिर शायद वेस्ट से एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस के ऊपर चला जाए। क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान ने भरपूर कोशिशें की, वो पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब भी हुईं। ये बज़ाते खुद बहुत बड़ी कामयाबी थी कि हमने उनको 47 साल के बाद टेबल पे ला बिठाया, सीज़ फायर करवा दिया। देखिए ना, सीज़ फायर तो अभी भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पाकिस्तान तो अपनी अचीवमेंट कर चुका है यासिर भाई, हम्म। लेकिन इस सब के अंदर मुस्तकबिल पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा और फिर जो चाइनीज ब्लॉक है, जो कि इस टाइम पे अपने आप को असर्ट कर रहा है दुनिया के अंदर खामोशी से, आई थिंक कि फिर हम ज्यादा वजन अपना चाइनीज साइड पे डाल देंगे। हम्म। आप देखें, फील्ड मार्शल साहब गए, सदर पाकिस्तान गए, वजीर आजम पाकिस्तान गए, दीगर वज़राए कराम गए, 75th एनिवर्सरी हुई, सदर शी जिनपिंग का पाकिस्तान आने के इरादे बन रहे हैं। ये तमाम चीजें लग ये रहा है कि अब जो मगरिब से झुकाव है, वो मशरिक की तरफ शिफ्ट कर रहा है और पाकिस्तान को देर ब देर इसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि अब वेस्ट जो है, वो आपको कुछ भी नहीं दे रहा। आपको जो शेल्टर पहले प्रोवाइड करता था, चीजें करता था, अब मेरे ख्याल में हमारी भी आंखें खुल गई हैं काफी हद तक
कि पाक भारत जंग और पाक अफ़गान जंग के पीछे भी कहीं न कहीं एक ख़ामोश आशीर्वाद अंकल सैम की मौजूद थी।